नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये PDF तैयार की है। जहां हमारा पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानना है तो पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है। तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद इसके आंसर पे जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो देखो, किसी भी क्षेत्र या सभ्यता की जब खुदाई होती है तो वहाँ से बहुत सारा सामान मिलता है। जैसे मूर्तियाँ मिलती हैं, अभिलेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, डेली यूज़ के बहुत सारे सामान मिलते हैं, कुछ इमारतें मिलती हैं। अब इन सब का जब गहराई से अध्ययन किया जाता है तो ये अध्ययन पुरातात्विक अध्ययन कहलाता है। इससे हमें उस समय की सभ्यता, संस्कृति, समाज व्यवस्था के बारे में पता चलता है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई प्राचीन भारतीय इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत हैं इनका क्या महत्व है, तो आप बताओगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में या फिर उसको दोबारा से लिखने के लिए पुरातात्विक स्रोत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों को इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं भाई। अब देखो, इन स्रोतों से हमें उस समय की सभ्यता के बारे में पता चलता है, उस समय की संस्कृति के बारे में पता चलता है, उस समय की सामाजिक व्यवस्था यानी कि समाज कैसा था ये पता चलता है, लोग कैसे जीवन यापन करते थे ये पता चलता है, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, धार्मिक विश्वासों के बारे में पता चलता है, वहाँ की कला कैसी थी, वहाँ की बस्तियाँ कैसे बसी हुई थी, ये तमाम चीज़ें हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही पता चलती हैं। पुरातात्विक स्रोतों की बात करोगे तो इसमें क्या क्या आता है, तो पुरातात्विक स्रोतों में खुदाई खुदान मूर्तियाँ मिलती हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं, घरों के अवशेष मिलते हैं, मंदिरों के अवशेष भी मिलते हैं, सिक्के, मोहरे, शिलालेख, ये तमाम चीज़ें हमें मिलती हैं। और इसका अध्ययन करके हम ये पता लगा पाते हैं कि उस समय के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे। जैसे कि आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें कुछ भी चीज़ लिखी हुई नहीं मिली है, फिर भी हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। कैसे मिली, तो वहाँ पर बहुत सारी क्या मिली, मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वहाँ पर जो कब्रें मिली हैं उससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग अंतिम संस्कार कैसे करते थे, घरों के अवशेष मिले हैं, नालियों के अवशेष मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है। इन सब से तो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं ये पता चल गया आपको, इनका महत्व क्या होता है ये भी पता चल गया। अब हम कुछ पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कॉइन्स यानी कि सिक्के। तो जो मुद्राएं मिलती हैं, तो मुद्राओं के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहते हैं। ये बात ध्यान रखना भाई, सिक्कों के अध्ययन को, मुद्राओं के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहा जाता है। अब देखो, किसी भी सिक्के से आपको इतिहास के बारे में कैसे पता चलेगा, तो जैसे आज के टाइम पे मैं आपसे कहूँ कि एक 5 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का देखो, उससे आपको क्या पता चलता है। तो आप कहोगे कि एक जो सिक्का है उससे हमें सबसे पहले तो ये पता चलता है कि वो कौन से मेटल का है, यानी कि जिस भी धातु का वो प्रयोग हुआ है, इससे पता चलता है कि इस समय जो सिक्के हैं इस धातु के चलते होंगे। फिर हमें उससे भाषा के बारे में पता चलता है, सिक्कों पे जो भाषा गुदी होगी उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस समय यहाँ पर ये भाषा चलती थी। फिर वहाँ उस पे ऊपर कुछ चित्र भी छपे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग इन चीज़ों को मानते होंगे। तो मुद्राएं इसी तरीके से जो मुद्रा होती है, इससे हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में पता चलता है। अब आप कहोगे भाई सिक्कों से हमें राजनीतिक इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है, तो सिक्कों से हमें राजनीतिक इतिहास के बारे में ऐसे पता चलता है कि पहले के जो राजा थे जब वो सिक्कों का निर्माण करवाते थे तो उसमें अपनी फ़ोटो भी छपवा देते थे, नाम भी लिखवा देते थे। जैसे सप्तवाहन राजाओं के बारे में आपको सिक्कों से ही पता चलेगा। हमें उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। अब देखो, अगर सिक्के हैं तो व्यापार होता होगा, मुद्राएं लेन देन के लिए ही काम आती होंगी, तो इससे पता चलता है कि व्यापार भी होता होगा। तो मुद्राओं से हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में पता चलता है, आर्थिक इतिहास के बारे में पता चलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सांस्कृतिक इतिहास के बारे में भी पता चलता है। अब आप कहोगे भाई सांस्कृतिक इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है, तो देखो, तो प्राचीन भारत में जो मुद्राएं चलती थी उसमें क्या होता था, किसी भगवान की जो है फ़ोटो उसके अंदर छपी होती थी। इससे पता चलता था कि वहाँ के जो लोग हैं जो इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे कि अगर आप विजयनगर के राजाओं की बात करोगे तो उनके सिक्कों पर श्री विरूपाक्ष लिखा होता था, तो इसका मतलब ये था कि वो विरूपाक्ष देवताओं को वहाँ पर पूजा जाता था। तो मुद्राओं से हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पता चलता है। इसमें तो अंकित चित्र होते हैं, प्रतीक होते हैं, लेख होते हैं, तिथियाँ होती हैं। इनके आधार पर हमें वहाँ के शासनकाल के बारे में पता चलता है और व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए कुषाण राजाओं के बारे में, गुप्त राजाओं के बारे में, या सप्तवाहन राजाओं के बारे में, विजयनगर के राजाओं के बारे में हमें मुद्राओं से उनकी अर्थव्यवस्था और कला के बारे में पता चलता है। अब बात कर रहे हैं हम अभिलेख की। पुरातात्विक स्रोतों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अभिलेख या फिर शिलालेख। अब ये क्या होते हैं, तो प्राचीन काल में दीवारों पर, औजारों पर या किसी ठोस चीज़ पर
शिलाओं पर यानी कि पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते थे, इन्हें शिलालेख और अभिलेख कहा जाता था। इसके अलावा तांबे की पट्टिकाओं पर जो लेख लिखे जाते थे उन्हें ताम्रपत्र कहा जाता था। तो इन शिलालेख जो खुदाई के दौरान शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, ये भी बहुत अच्छे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जिनसे हमें प्राचीन समय के राजाओं के बारे में पता चलता है, उन्होंने क्या कार्य किए ये पता चलता है, प्रशासन कैसे चलाया जाता था ये पता चलता है, धार्मिक गतिविधियों के बारे में पता चलता है। जैसे कि अशोक, हमारे यहाँ सबसे, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले किस राजा के अभिलेख हमारे यहाँ पढ़े गए थे, तो आप बोलोगे सबसे पहले राजा अशोक के अभिलेख हमारे यहाँ पढ़े गए थे, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के अभिलेखों से हमें न सिर्फ अशोक के बारे में पता चलता है, बल्कि उसकी धम्म पॉलिसी के बारे में भी पता चलता है, और शासन के अलग अलग दृष्टिकोण भी पता चलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में सिक्कों का महत्व, शिलालेखों का महत्व। अब हम बात कर रहे हैं वास्तुकला का महत्व। तो खुदाई के दौरान जो वहाँ से घर मिलते हैं, घरों की संरचनाएं मिलती हैं, या स्तूप मिलते हैं, स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े होते हैं, ध्यान रखना है ना, किले मिलते हैं या अन्य शिल्प वस्तुएं मिलती हैं, इससे हमें समाज की स्थिति, धार्मिक स्थिति, कला और तकनीक के बारे में पता चलता है। जैसे अगर कहीं स्तूप मिले हैं खुदाई के दौरान, जैसे सांची का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर बौद्ध धर्म रहा होगा। गांधार कला की बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं। एलोरा की गुफाओं का अध्ययन कर लो आप जाके, आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ पता चलेगी। तो इस प्रकार से भवन और वास्तुकला अवशेषों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मूर्तियाँ और चित्रकलाएँ, तो प्राचीन काल में बहुत सारी दीवारों पर अलग अलग प्रकार के चित्र बने होते थे, और बहुत सारी खुदाई के दौरान मूर्तियाँ मिली हैं। तो इन मूर्तियों से, इन चित्रकलाओं से हमें प्राचीन काल की परंपराओं के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, आप अजंता की गुफाओं में जाओ और वहाँ की चित्रकारी देखो, एलोरा की गुफाओं में जाओ, वहाँ की चित्रकारी देखो, खजुराहो का मंदिर जाके उसकी मूर्तिकला देखो, तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से जो एक एक चित्र है वो इतिहास को बता रहा है कि उस समय के लोगों को भी इतना सारा ज्ञान था। मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इतिहास के अध्ययन में, जिन्हें मृदभांड कहा जाता है हिस्टोरिकल लैंग्वेज में। तो मिट्टी के पात्र से ये पता चलता है कि उस समय की सभ्यता कितनी विकसित थी, व्यापार, आर्थिक प्रणाली कैसी हो रही थी, और डेली रूटीन कैसा था। कब्रों का अध्ययन यानी कि शवाधानों का अध्ययन, तो खुदाई के दौरान बहुत सारे शवाधान मिले हैं, कब्रें मिली हैं, कंकाल मिले हैं, जिनसे हमें प्राचीन मानव की जीवन शैली, स्वास्थ्य, खानपान और मृत्यु संस्कारों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हड़प्पा में बहुत सारी कब्रें मिली हैं, तो हड़प्पा में कब्रें मिली हैं तो इसका मतलब ये है कि अंतिम संस्कार लोगों को दफनाकर वहाँ पर किया जाता था। इसके अलावा देखो सामान भी मिला है कब्रों में, जिससे पता चलता है कि लोग मरने वाले व्यक्ति के साथ कुछ सामान भी दफना देते थे। जैसे इजिप्ट की बात करता हूँ मैं, तो मिस्र की सभ्यता में जो पिरामिड मिले हैं उसमें बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें भी मिली हैं, लग्जरी चीज़ भी दफनाई हुई मिली हैं। तो इससे पता चलता है लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। उत्खनन खनन, उत्खनन मतलब होता है खुदाई। तो पुरातत्व उत्खनन स्थलों से जो भी सामान मिलता है, मकान, औजार, हथियार, इससे हमें उस समय की व्यापार नेटवर्क, उत्पादन प्रणाली, समाज की संरचना के बारे में पता चलता है। आगे क्वेश्चन का निष्कर्ष है कि पुरातात्विक स्रोत भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से या इनकी मदद से प्राचीन भारत की संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। तो पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि भाई प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में पुरातत्व का क्या योगदान है, तो सबसे पहले पुरातत्व को डिफाइन करोगे कि भाई किसी सभ्यता की खुदाई के दौरान बहुत सारा जो सामान मिलता है, इसमें मिट्टियों के बर्तन, मूर्तियाँ वगैरह जो होती हैं, प्राचीन घरों के अवशेष होते हैं, ये सब पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। इनके अध्ययन से हमें सभ्यता, संस्कृति, इन सब के बारे में पता चलता है। फिर इनका थोड़ा सा बताओगे कि मुद्राओं से क्या पता चलता है, शिलालेखों से क्या पता चलता है, भवन निर्माण कला, मूर्तियों से क्या पता चलता है। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा होती हैं। कई बार हम पैराग्राफ में आंसर लिखते जाते हैं तो फिर नंबर भी हमें कम मिलते हैं। तो अगर आप हेडिंग टू हेडिंग आंसर लिखोगे, चीज़ों को डिफाइन करोगे, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण संस्कृति क्या है, कश्मीर घाटी और दक्षिण भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नवपाषाण संस्कृति के बारे में पहले आप बताओगे और फिर आप कश्मीर घाटी और दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति के उदाहरण दोगे। अगर आप ये चैप्टर देखोगे किस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है, तो चैप्टर नंबर 7 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप किताब से पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर नंबर 7 पढ़ लेना, उसमें आपको नवपाषाण संस्कृति के बारे में पता चलेगा और बहुत सारी साइट्स के बारे में पता चलेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कश्मीर घाटी और दक्षिण भारत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो नवपाषाण काल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है मानव इतिहास का, क्योंकि यहाँ से ना चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। देखो, नवपाषाण काल से पहले इंसान कैसा था, घुमंतु था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने और चारे की तलाश में घूमता फिरता रहता था, यानी कि खाना बदोश टाइप का जीवन जीता था। लेकिन नवपाषाण काल में आने के बाद इंसान ने खेती शुरू करी और एक जगह पर बसना शुरू किया।
तो ये सबसे बड़ी विशेषता थी नवपाषाण युग की कि मनुष्य का स्थायित्व शुरू हुआ। जो खाना बदोश वाला जीवन था, जो घुमंतु जीवन था, वो रुक गया। तो नवपाषाण युग, जिसे नवपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, ये मानव इतिहास का वो चरण है जब मनुष्य शिकारी जीवन से हटकर कृषक जीवन की ओर आगे बढ़ा। यानी कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि पद्धतियों का विस्तार किया, कृषि का आरंभ हुआ, पशुपालन की शुरुआत करी, स्थायी निवास यानी कि इंसान घरों में रहने लगा, गुफाओं में रहने लगा। गुफाओं में तो खैर पहले रहता था, घरों का निर्माण शुरू हुआ, मृद भांड यानी कि बर्तनों का निर्माण शुरू हुआ, और पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों का भी प्रयोग शुरू हुआ। यानी कि नवपाषाण काल से पहले इंसान खाना बदोश वाला जीवन जीता था, एक जगह से दूसरी जगह खाने और चारे की तलाश में जाता रहता था, गुफाओं में रहता था, खेती बाड़ी नहीं आती थी उसे। लेकिन नवपाषाण काल में, देखो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो नवपाषाण काल में इंसान ने जो शिकारी वाला जीवन था वो खत्म किया और कृषक जीवन शुरू किया, यानी कि खेती की शुरुआत हुई। अब खेती की शुरुआत जब आप करोगे तो आपको एक जगह टिक कर रहना पड़ेगा, क्योंकि खेती जो है, कृषि जो है, वो एक दिन का काम तो नहीं है, तो एक जगह टिक कर रहना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, घरों का निर्माण भी करोगे। अब कृषि के साथ साथ पशुओं का पालन भी किया जाता था। रहोगे जब आप एक जगह तो आपको मृदभांड यानी कि बर्तनों की भी जरूरत पड़ेगी, मृदभांडों का निर्माण हुआ, पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों का प्रयोग हुआ। अब हम यहाँ पर कश्मीर घाटी और दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति का अध्ययन करेंगे। तो कोई पूछे आपसे भाई नवपाषाण काल क्या है, इसे 4-5 लाइन में आप समझाओ, तो आप बोलोगे नवपाषाण काल से पहले इंसान खाना बदोश वाला जीवन जीता था, शिकारी वाला जीवन जीता था, एक जगह से दूसरी जगह खाने और पानी की तलाश में, चारे की तलाश में भागा भागा फिरता रहता था, शिकार करके जीवन यापन करता था, मछलियाँ मार के खाता था। लेकिन समय बीता, फिर इंसान ने कृषक जीवन शुरू किया, खेती बाड़ी की शुरुआत करी, एक जगह पर बसना शुरू किया, घरों का निर्माण किया, पशुओं को पालना शुरू किया, और इस तरीके से नवपाषाण काल में इंसान के जीवन में पूरी तरीके से परिवर्तन आ गया, पूरी जो उसकी लाइफ साइकिल थी वो चेंज हो गई। अब हम कश्मीर घाटी में कुछ नवपाषाण काल स्थलों की बात करेंगे। तो जब आप कश्मीर घाटी में नवपाषाण संस्कृति को खोजते हो तो वहाँ पर आपको 2 साइट मिलती हैं, 2 जगह मिलती हैं। एक का नाम है बुर्ज होम और एक का नाम है गुफ कराल। तो बुर्ज होम और गुफ कराल जैसे जो स्थल हैं, ये हमें नवपाषाण काल के कल्चर के बारे में बताते हैं। यहाँ की संस्कृति लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है जब हम बुर्ज होम और गुफ कराल का अध्ययन करते हैं। मुख्य विशेषता ये है कश्मीर के गुफ कराल और बुर्ज होम की कि यहाँ के लोगों ने ज़मीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर बनाए थे। यानी कि ज़मीन के अंदर, जैसे आज के टाइम पे बंकर होते हैं ना, बंकर, युद्ध के दौरान लोग नीचे जाके छुप जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ के लोगों ने ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद कर बनाए थे। ये इसलिए बनाए थे क्योंकि आपको पता है कश्मीर ऐसा इलाका है जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है आज के टाइम पर, और आज से 5000 साल पहले तो कितना ही तगड़ा इतिहास रहा होगा वहाँ का। तो लोग बाग ठंड से बचने के लिए क्या करते थे, ज़मीन के नीचे खुदाई करते थे और मिट्टी के जो बंकर बनते थे उसके अंदर रहते थे ठंड से बचने के लिए। औजारों का प्रयोग कैसे करते थे, तो पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, हड्डी के औजारों का प्रयोग करते थे, और पत्थर के जो ब्लेड्स हैं उनका यूज़ करते थे। तीसरी बात यह है कृषि और पशुपालन। तो आप अगर बुर्ज होम और गुफ कराल का अध्ययन करते हो तो आपको पता चलता है ये लोग गेहूं की खेती भी करते थे, जौ की खेती भी करते थे, इसके अलावा पशुओं को भी पालते थे, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय आदि का ये लोग पालन करते थे। जैसे कि गुफ कराल में चरण 1 की जो खुदाइयाँ हुई हैं उससे हमें फलियों के बारे में पता चलता है, मसूर, अरहर, गेहूँ और जौ के जले हुए दाने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इन फसलों की खेती की जाती होगी। भेड़, बकरी, लाल हिरन और पशुओं की हड्डियाँ मिली है, जिससे पता चलता है कि इस प्रकार के पशु पाले जाते होंगे। अब ये लोग, धार्मिक विश्वास इनका कैसा था, तो यहाँ पर खुदाई के दौरान बहुत सारी कब्रें मिली हैं। तो कब्र मिली है तो अंतिम संस्कार कैसे होता होगा, पक्की बात है कि अंतिम संस्कार दफनाकर ही होता होगा। कब्रों में औजार भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मरे हुए व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ सामान भी दफनाया जाता था। जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि लोग किसी और लोक में भी विश्वास करते थे कि बंदा पुनर्जन्म लेगा या फिर दोबारा उसे इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ऐसा अलग अलग इतिहासकारों की राय है। मृदभांड, हाथों से बनाए गए लाल और भूरे रंग के बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। तो ये बात होगी गुफ कराल की यानी कि कश्मीर की। अब हम साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। जब आप दक्षिण भारत की बात करोगे तो आज का जो कर्नाटक है, आज का जो आंध्र प्रदेश है, आज का जो तमिलनाडु है, वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं, जैसे ब्रह्मगिरी, हल्लूर, नागार्जुन कोंडा की गुफाएं, पिकली हल। ये सब कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आपको नवपाषाण कल्चर के बारे में पता चलेगा। यहाँ की जो संस्कृति है थोड़ी सी कश्मीर से पुरानी है, ये 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति की विशेषताएं फिर आप वही बताओगे, क्योंकि देखो स्थायी जीवन रहना शुरू किया है तो घर तो पक्का ही मिले होंगे। अब लेकिन यहाँ के जो घर हैं वो मिट्टी के हैं, पत्थरों का प्रयोग किया गया है। नागार्जुन कोंडा में जो घर मिले हैं, अगर आप उनका अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि छतों को संभालने के लिए लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग किया गया है, यानी कि
छत का जो बेस बनाया गया है उसमें नीचे लकड़ी के जो बल्लियाँ होती हैं उनका यूज़ किया गया है। अन्य स्थलों पर मिट्टी के मकान भी मिले हैं। कृषि की बात करोगे तो दक्षिण भारत में ये माना गया है, जो इन क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है, कि जो सबसे पहली फसल उगाई इन लोगों ने रागी की फसल उगाई, यानी कि मिलेट्स उगाए, मोटे अनाज उगाए। तो दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन जो किसान थे इन्होंने सबसे पहले जो फसल उगाई वो रागी की फसल उगाई। आज भी इस क्षेत्र में इसकी खेती खूब होती है, लेकिन आज के टाइम पर जो भेड़ बकरी हैं, जानवर हैं, उनके चारे के रूप में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि की भी खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़ और सूअर जैसे जो पशु हैं उनका पशुपालन किया जाता था। अगर आप औजार की बात करोगे तो ये लोग घिसे हुए पत्थर की कुल्हाड़ी, दरांती और हथियारों का प्रयोग करते थे। लेकिन ध्यान रहे, पत्थर के हथियार होते थे, पत्थरों को काट काट के उसके ब्लेड बनाए जाते थे, बहुत शार्प होते थे और इसके माध्यम से शिकार किया जाता था। कई बड़े स्थलों पर यहाँ बड़े बड़े पत्थर भी मिले हैं जो आगे चलकर संस्कृति में परिवर्तित हुए हैं। इस प्रकार से आप अगर कश्मीर घाटी या दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति का अध्ययन करते हो तो आपको ये पता चलता है कि क्षेत्र में विविधताएं बहुत ज़्यादा थीं और उस समय के हिसाब से बहुत समृद्ध थी, अच्छा समाज था। कश्मीर में गड्ढों वाले घर ये बताते हैं कि वहाँ के लोगों को टेक्निक थी। दक्षिण में कृषि पशुपालन की विस्तृत जानकारी बताती है कि भारत की संस्कृति कोई आज की नहीं है, बल्कि ये कई हजार साल पुरानी है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है भाई नवपाषाण काल की विशेषता बताओ, तो और इसके उदाहरण भी बताओ, तो नवपाषाण काल की विशेषता आप बता दोगे कि यहाँ पर स्थायी निवास शुरू हुआ, पत्थरों के जो औजार थे उनका प्रयोग किया जाता था, पशुपालन का प्रयोग शुरू हुआ, इंसानी सभ्यता आगे बढ़ी, कृषि कार्य शुरू हुए और यहाँ से समाज में क्रांति आ गई। फिर दक्षिण भारत के बारे में बता दोगे, कश्मीर के बारे में बता दोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा था। अगर आपसे कोई और नाम भी पूछे तो घबराना नहीं है, बस नाम लिख देना, बाकी चीज़ें तो यही मिलेगी आपको। बाकी आप चैप्टर नंबर जाके 7 में पढ़ सकते हो और भी चीज़ें पढ़ना चाहो तो। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये PDF प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उत्तर वैदिक राजव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको पता ही है, उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप कहाँ जाओगे, चैप्टर नंबर 9 में। तो चैप्टर नंबर 9 में उत्तर वैदिक काल की पूरी व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो एक तो वैदिक काल है और वैदिक काल के बाद वाला जो समय है, यानी कि वैदिक काल जब अपने अंत की ओर था तो उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। देखो हिस्ट्री में जो उत्तर शब्द आता है ना, उत्तर ये अंत की ओर होता है, समाप्ति की ओर होता है। जैसे उत्तर मुगल काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर हड़प्पाई काल। तो उत्तर वैदिक काल का मतलब है कि जब वैदिक काल अपनी समाप्ति की ओर था तो उस समय की राजव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया और समाज में क्या परिवर्तन आया, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो जब आप उत्तर वैदिक काल की बात करोगे तो ये काल ऋग्वेद काल के बाद आता है, यानी कि वैदिक काल के बाद आता है। तो वैदिक काल के बाद जो काल शुरू होता है उत्तर वैदिक काल है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में ये समय माना जाता है। इस काल में जो आर्य समाज हैं ये पूर्वी भारत की ओर बढ़े, यानी कि गंगा यमुना की घाटी की ओर बढ़े। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक संस्थाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। यानी कि पहले की जो सोसाइटी थी, पहले जो राज व्यवस्था थी, पहले जो धार्मिक व्यवस्था थी, पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी, हर जगह परिवर्तन आएगा उत्तर वैदिक काल में और हमसे वो यही पूछ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे राज व्यवस्था की। तो देखो जब आप वैदिक काल का अध्ययन करोगे तो वैदिक काल में जो राज व्यवस्था थी ना, वो लोग कबीलों में रहते थे। हर कबीले को अपना एक सरदार होता था और हर एक बंदा ना इस सरदार से ही सारी चीज़ें पूछकर कार्य करता था। ये सरदारी युद्ध लड़ते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में चीज़ें बदल गई। उत्तर वैदिक काल में बड़ी बड़ी राज व्यवस्थाओं की स्थापना हुई। उत्तर वैदिक काल में राजा ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो देखो ऋग्वेद काल में जनवादी प्रणाली चलती थी, यानी कबीलों वाली प्रणाली चलती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राज सत्ता बहुत मजबूत हो गई। राजा अब केवल युद्ध नहीं लड़ता था बल्कि लोगों का नेता बन चुका था और न्याय वाले कार्य भी करता था। यानी कि पहले तो लोग क्या करते थे, आपस में मिलकर ही सारे डिसीजन ले लेते थे। अपना उनका एक सरदार होता था, सरदार की तरफ से लोग युद्ध लड़ते थे, कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में चीज़ें क्या चेंज हुई, उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले तो राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई। अब जो सरदार का पद था वो राजा हो गया। राजा भी युद्ध का नेता ही नहीं है बल्कि धार्मिक नेता भी है। धर्म के नियम भी राजा ही बनाएगा, न्याय के नियम भी राजा ही बनाएगा। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का प्रयोग होने लगा। यानी कि वैदिक काल की अगर आप बात करोगे तो राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं होता था, देश शब्द का प्रयोग नहीं होता था, राज्य शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि लोग एक छोटी छोटी कम्युनिटी में रहते थे। हर किसी को अपनी अपनी कम्युनिटी से मतलब था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सारी कम्युनिटी को जीत लिया गया और क्या बना दिया गया, राज्य। तो अगर आपसे पूछे भाई उत्तर वैदिक काल में राज्य व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, तो पहली बात तो यह राजा का पद मजबूत हो गया, राजा की पावर बढ़ गई, राजा के अधिकार भी बढ़ गए। दूसरी बात यह है कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। दूसरी बात है राजा का पद हो गया वंशानुगत। पहले जो था पद वंशानुगत नहीं था,
अब राजा के बाद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत का मतलब यह है कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा के लिए सम्राट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, एकराट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, राजा अधिराज जैसे शीर्षकों का प्रयोग किया जाने लगा। लोगों से कर लगाया जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में भाई कर व्यवस्था, प्रजा से बलि कर भेंट के रूप में वसूला जाने लगा, जिससे राजा की शक्ति बढ़ने लगी। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद रखी जाने लगी। पहले तो कबीलाई समाज था, तो सभी लोगों से सलाह ले लेते थे लोग। अब राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद भी है, पुरोहित भी हैं, सेना भी है, ग्रामीणी भी है। तो इस तरीके से अब क्या है, राजकाज जो है वो बढ़ रहा है और सभा और समिति की भूमिका यहाँ पर क्या हो गई, घट गई हैं। तो वैदिक काल में सभा और समिति की भूमिका बहुत ज़्यादा थी, जिसमें गांव के जो प्रतिष्ठित लोग थे वो शामिल होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की जो भूमिका है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब राजा के निर्णय ही सबसे ऊपर माने जाने लगे थे, जबकि वैदिक काल में जो भी डिसीजन लिया जाता था उसमें सभा और समिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। लेकिन आगे चलकर अब राजा सारी भूमिका निभा रहा है, तो सभा और समिति की जो डाउन हो गई थोड़ी सी रोल। उत्तर वैदिक काल में लेकिन ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। अब ब्राह्मण सिर्फ यज्ञ हवन करवाने वाले ही पंडित नहीं रह गए, बल्कि वो राज्य कार्यों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय जो गठबंधन था ये मजबूत हो गया। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की समाज की क्या विशेषताएं हैं। तो उत्तर वैदिक काल की समाज की विशेषता ये है कि वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। आपको पता है 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वैदिक काल में अगर आप बात करोगे तो ये व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। तो उस समय ये व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। कर्म का मतलब ये है कि जो भी बंदा शिक्षा देगा, दीक्षा देगा, हवन पूजा पाठ करवाएगा वो ब्राह्मण है, चाहे वो बंदा कोई भी हो। दूसरा, जो राज्य की सुरक्षा करेगा वो क्षत्रिय होगा, जो व्यापार करेगा वो वैश्य होगा, और जो सेवा कार्य करेगा वो शूद्र होगा। अब मान लो कोई शूद्र वर्ण में है और उसका बच्चा आगे चलकर पढ़ लिख कर शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो ब्राह्मण में आ जाता था, यानी कि अब उसका बच्चा ब्राह्मण वर्ग में कहलाएगा। यानी कि वर्ण व्यवस्था थी कर्म के आधार पर। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो एक कर्म के आधार की जगह जन्म के आधार पर हो गई कि अब ब्राह्मणों के बच्चे ही ब्राह्मण होंगे, क्षत्रियों के बच्चे ही क्षत्रिय होंगे, वैश्य के बच्चे ही वैश्य होंगे, शूद्र के बच्चे ही शूद्र होंगे। तो उत्तर वैदिक काल में समाज में एक वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अब इन चारों वर्णों में कर्म की जगह जन्म के आधार माने जाने लगा। नारियों की स्थिति की अगर आप बात करोगे तो नारियों की सामाजिक स्थिति में बहुत गिरावट आई। वेदों का अध्ययन करने में, यज्ञ आदि में उनकी भूमिका अब सीमित हो गई। जहां पहले वेदों का अध्ययन महिलाएं कर सकती थी, करती थी इस समय भी, लेकिन ना उच्च घर की महिलाएं ही करती थी, निम्न घर की महिलाओं को धीरे धीरे करके जो है शिक्षा से वंचित कर दिया गया। समाज में 4 आश्रम की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी कि हर एक व्यक्ति के जीवन के 4 साइकिल होंगे, जिन्हें 25-25 सालों में बांटा जाएगा। कि व्यक्ति सबसे पहले जीवन का साइकिल होगा उसके ब्रह्मचार्य, जिसमें वो 25 साल तक रहेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, गुरुकुल में जीवन व्यतीत करेगा, फिर वहाँ से लौट के शादी विवाह करेगा और गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। 50 साल के बाद इंसान वन की ओर चला जाएगा, वानप्रस्थ, जहाँ वो अपनी इच्छाओं का त्याग करेगा और अपने अनुभवों को लोगों से शेयर करेगा, और अंत में मोक्ष यानी कि संन्यास आश्रम की ओर जाएगा। इन चारों आश्रम में जो सबसे मजबूत आश्रम माना गया वो गृहस्थ है, क्योंकि यहाँ पर इंसान अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाता है और समाज को गतिशील करता है। अब हम बात कर रहे हैं धर्म और कर्म की महत्व। उत्तर वैदिक काल में धर्म और कर्म के महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। हर व्यक्ति से आशा की गई कि वो अपने सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करेगा। इस समय बड़े पैमाने पर कृषि, पशुपालन और व्यापार बढ़ा, और मुद्रा और वस्तु विनिमय भी बढ़ा। उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, इसमें अनुशासन था, राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई, समाज में वर्ण व्यवस्था मजबूत बनी, धार्मिक रीति रिवाज जो थे वो अब संस्थाओं के रूप में लेकर चले गए हैं। आगे चलकर महाजनपदों का उदय होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई उत्तर वैदिक समाज की विशेषताएं बताओ, तो आप बोलोगे भाई उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये वैदिक काल के अंत है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो वैदिक काल के बाद की शुरुआत है। इस समय जो है आर्य समाज वो पूरी भारत की ओर बढ़ रहा है, और राज व्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन ये आ रहा है कि पहले लोग कबीलाई समाज में जीवन जीते थे, अब राजघरानों की उत्पत्ति हो गई है, राजाओं के लिए बड़े बड़ी उपाधियां प्रयोग की जाने लगी हैं, राजा की भूमिका बढ़ गई है, ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ गई है। समाज की बात करें तो समाज में वर्ण व्यवस्था मजबूत हो चुकी है और समाज में असमानताएं व्याप्त होने लगी है। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से पेपर में कर दोगे। अब हम बात कर रहे हैं चौथे क्वेश्चन की। टोटल इस वीडियो में जो है वो 8 क्वेश्चन, टोटल इस पीडीएफ में जो है वो 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 की चर्चा हम अभी करेंगे और 4 की चर्चा इसके पार्ट 2 में करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन जो आपका पेपर में आता है वो टिप्पणी करने के लिए आता है। अब ऐसे में जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको टिप्पणी करने के लिए, जिनमें से आपको 2 ऑप्शनों पर टिप्पणी करनी होती है और 2 छोड़ने होते हैं, बट हम यहाँ चारों को डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर में कोई सा भी आ सकता है। तो सबसे पहले टिप्पणी करनी है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर, फिर मेहरगढ़ पर, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और भारत की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति पर। अब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को समझने जा रहे हैं। तो देखो, कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना में कौटिल्य का एक बहुत बड़ा रोल था।
तो कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ये मौर्य साम्राज्य के महान रणनीतिकार और प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी और इस किताब का नाम था अर्थशास्त्र, और आपको ये कहा गया कि अर्थशास्त्र पर टिप्पणी करो। तो अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक ग्रंथ है। यानी कि राजनीति के सारे नियम अगर हम बात करें तो उस समय कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम की इस किताब में लिख दिए थे। इस ग्रंथ से हमें शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है, टैक्स सिस्टम के बारे में पता चलता है कि टैक्स कैसे लगाया जाता था, फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति के बारे में पता चलता है, जासूसी तंत्र के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ राज्य को चलाने के लिए जो जो रणनीतियाँ चाहिए वो सब अर्थशास्त्र में लिखी गई हैं। अर्थशास्त्र की बात करोगे तो ये 15 भागों में बटा हुआ है और इसके 180 उपभाग हैं और इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं, संस्कृत में लिखा गया है। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सबसे पहली बार इसका प्रकाशन करवाया था, किसका? अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो दंड नीति की बात की गई है। दंड नीति का मतलब ये है कि कानून के माध्यम से जनता को हम कंट्रोल में रखेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी भूमिका होगी वो राजा की होगी। राजा प्रजा की रक्षा करेगा, न्याय व्यवस्था को बनाए रखेगा, करों को इकट्ठा करेगा, युद्ध और शांति की नीति बनाएगा। यानी कि मेन पावर किसके पास होगी? राजा के पास। ये बात अर्थशास्त्र में लिखी है। अर्थशास्त्र का आप जब छठा भाग पढ़ोगे, छठा अधिकरण पढ़ोगे, तो उसमें राज्य के 7 अंगों की बात की गई है कि राज्य जो है वो 7 अंगों से मिलकर बनता है, जिसका पहला अंग है स्वामी यानी कि राजा, दूसरा है अमात्य यानी कि मंत्री, तीसरा है जनपद यानी कि प्रजा, दुर्ग यानी कि किले, कोष यानी कि खजाना, सेना और मित्र। तो ये 7 लोग हैं जिनसे मिलकर, ये 7 चीज़ें हैं जिनसे मिलकर एक राज्य का निर्माण होता है। अगर इनमें से एक भी चीज़ की कमी हो जाए तो राज्य विकलांग राज्य कहलाएगा। ये माना जाएगा कि वो राज्य आगे चल ही नहीं सकता, क्योंकि जिस राज्य का देखो भाई राजा ही मजबूत ना हो तो राज्य कैसे चलेगा, बुद्धिमान मंत्री नहीं हो तो राज्य कैसे चलेगा, प्रजा स्वामी भक्त ना हो तो फिर राज्य कैसे चलेगा, दुर्ग यानी कि मजबूत किले ना हो जिससे युद्ध लड़ा जाए, सुरक्षा की जाए, तो फिर वो राज्य कैसे चलेगा, कोष यानी कि खजाना, पैसा, जिस राज्य में पैसा ही नहीं हो तो कंगाल राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, और सेना ही तो किसी देश को मजबूत बनाती है, और किसी देश की विदेश नीति में जो उसके मित्र देश होते हैं वही तो उसकी मदद करते हैं। तो कौटिल्य ने कहा कि ये 7 अंग जो हैं ये राज्य के लिए मजबूत हैं, ये अर्थशास्त्र में लिखा है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ से हमें राजनीति, आंतरिक सुरक्षा, कृषि प्रणाली, व्यापार, खनिज, वाणिज्य और मजदूरी तक के जो विषय हैं ये पता चलते हैं। तो अर्थशास्त्र को पढ़कर राजनीति की बहुत ही गहराई से समझ हो सकती है। इस तरीके से आप जो है अर्थशास्त्र पर टिप्पणी करोगे। अगला था कि मेहरगढ़ पर टिप्पणी करो। तो भारत की उपमहाद्वीप की सबसे जो आरंभिक ग्रामीण बस्तियां हैं उनमें से मेहरगढ़ भी एक है। आज के टाइम पर जो ये मेहरगढ़ है ये वर्तमान पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पास है, कच्छ के मैदानों में, बोलन घाटी में। मेहरगढ़ की खुदाई जो है वो 200 हेक्टेयर के आसपास बसे हुए क्षेत्र हैं। तो अगर आप मेहरगढ़ की बात करोगे तो सबसे पहले इसकी लोकेशन बताओगे कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो वर्तमान पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी कहाँ है? जो एरिया बलूचिस्तान है, कच्छ का मैदान है और उत्तरी भाग का बोलन घाटी है। तो मेहरगढ़ की बात करोगे तो 200 हेक्टेयर के आसपास फैले हुए 7 स्तर के बारे में पता चलता है। ये एक नवपाषाणकालीन संस्कृति थी। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से ही पुराना माना जाता है और इसका टाइम पीरियड लगभग 7000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, यानी कि आज से लगभग 9000 साल पहले। मेहरगढ़ की बात करोगे तो शुरुआत में यहाँ के लोग जो थे वो शिकारी थे और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते फिरते रहते थे। समय बीता, इन लोगों ने भी फिर कृषि शुरू करी और पशुपालन को अपनाया। गेहूँ, जौ की खेती, गायें, भेड़, बकरी जैसे पालतू जानवरों के बारे में हमें पता चलता है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और मरे हुए लोगों को विशिष्ट रीति से दफनाया जाता था और कब्रों में कुछ सामान भी दफनाया जाता था। ये सब हमें मेहरगढ़ की खुदाई के बाद पता चला है। यहाँ से हमें मृदभांड यानी कि बर्तन, तांबे के उपकरण, मन के आभूषण और मूर्तियाँ भी मिली हैं। मेहरगढ़ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कृषि की जो शुरुआत है वो यहाँ से ही पता चलती है सबसे पहले। यानी कि भारत में कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये कहा जाता है मेहरगढ़ से हुई। तो अगर मेहरगढ़ के बारे में आएगा तो आप ये टिप्पणी कर ही दोगे, आपकी मेहरगढ़ की पहले लोकेशन बता देना, फिर वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें पता चली ये बता देना। अब हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो का विशाल कुंड। तो आपने हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर पढ़ा होगा और हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो मोहनजोदड़ो नाम का शहर मिला था हमें 250 हेक्टेयर में, सबसे बड़ा शहर यही था। यहाँ की सबसे बड़ी खास विशेषता ये थी कि यहाँ की खुदाई से एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार की मैंने यहाँ पर ये पिक लगा रखी है, आप देख सकते हो इसके चित्र को। यानी कि जैसे आज के टाइम पर पूल होते हैं, स्विमिंग पूल, कि उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर पानी भरा होता है और लोग यहाँ पर जाके जो है एंजॉय करते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें बस उस पूल के बारे में बता देना है। अब बताना कैसे है, तो ये सुन लो। तो सबसे पहले तो ये बताओगे विशाल स्नानागार मिला कहाँ है, मोहनजोदड़ो में मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर जो लोगों के पास स्किल्स बहुत अच्छी थी। यानी कि लोगों को जो घर बनाने की कला है, वास्तुकला है, ये बहुत अच्छे तरीके से आती थी। यहाँ पर जो सबसे बढ़िया चीज़ मिली है वो मिली है विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इंजीनियरिंग का ज्ञान था।
ताकि, और इसके साथ साथ सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है। ये तो बात होगी इंट्रो की कि भाई मोहनजोदड़ो में एक क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के लोगों को वास्तुकला का ज्ञान था, इंजीनियरिंग का ज्ञान था। ये स्नानागार लगभग 12 मीटर तो लंबा है, तो इसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है 7 मीटर और गहराई कितनी है लगभग 2.5 मीटर। कुछ किताबें 3 मीटर भी लिख देती हैं भाई, ठीक है। दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए, दीवारें जो हैं पक्की हुई ईंटों से बनी है, सबसे बड़ी बात। और जल रोधक यानी कि जल इधर उधर ना बहे, इसके लिए बिटुमिनस का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा पानी निकालने की भी उचित व्यवस्था की गई है, यानी कि पहले इसमें पानी भरा जाएगा, फिर पानी निकालने के लिए भी, स्नान के बाद पानी निकालने के लिए एक नाली तंत्र बनाया गया है। स्नानागार के जो चारों तरफ हैं वो कमरे बने हुए हैं, जिसे हम चेंजिंग रूम भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक बड़ा कुआं मिला है, जिससे पानी जो है स्नानागार में भरा जाता था। तो इससे पता चलता है कि वहाँ का जो जल प्रबंधन था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, वो बड़ा ज़बरदस्त था। स्नानागार की भव्यता ये बताती है कि यहाँ के लोग सिर्फ दैनिक साफ सफाई के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सामाजिक जीवन भी जीते थे। क्योंकि देखो, अगर ये स्नानागार मिला है तो इसका मतलब ये है कि किसी धार्मिक त्यौहार पर यहाँ सभी लोग आते होंगे, स्नान करते होंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि राजा जो है वो लग्जरी लाइफ जीता होगा। तो ये तमाम चीज़ें पता चलती है, हालांकि रियलिटी अभी भी पता नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो हैं लिखित नहीं मिली हड़प्पा के बारे में। लेकिन ये पता चलता है कि यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उच्च थी, और लोग बाग धार्मिक विश्वासों में प्रतीक थे। और शहरी जीवन सबसे बड़ी बात है, अगर कहीं पूल मिल रहा है तो सिंपल सी बात है, वहाँ के लोग शहरी जीवन जीते थे, क्योंकि गाँव में तो लोग नदियों में जाते हैं, ठीक है, और शहरी जीवन में ही पुल का जो है वो महत्व है। तो अगर क्वेश्चन आता है भाई हड़प्पा का यानी कि मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार मिला है, इस पर टिप्पणी करो, तो आप बता देना, सबसे पहले इसके बारे में बता देना। ध्यान रखना 12 × 7 × 2.5 यानी कि 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। ये लाइन लिखते के साथ ही आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आप लिख ही दोगे, जैसे एक पूल के बारे में लिखते हैं, बस वही सारी चीज़ें लिख देना। आज के इस वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ये है कि भारत की मध्य पाषाण संस्कृति के बारे में बताओ। तो भारत की मध्य पाषाण संस्कृति, जिसे मध्य पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, ये पुरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का समय है, यानी कि 3 काल हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो पुरा पाषाण काल से जब हम नव पाषाण काल में गए तो उसमें जो बीच का समय है वही मध्य पाषाण काल है। टाइम पीरियड लगभग 9000 BC से 4000 BC के बीच में है। और यहीं से जो जीवन है, तो आपको पता ही है पुरा पाषाण काल का जो जीवन था वो घुमंतु जीवन था। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर खाने और चारे की तलाश में जाते थे, पेड़ पौधों पर निर्भर थे, शिकार पर निर्भर थे। लेकिन जब आप मध्यकाल की बात करोगे तो यहाँ से जीवन में लोगों के परिवर्तन आना शुरू होगा। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें छोटे छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना इंसान ने शुरू कर दिया था, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये जो औजार थे चकमक पत्थर से बनाए जाते थे, या क्वार्टज पत्थर से बनाए जाते थे, या आग्नेय पत्थरों से बनाए जाते थे। इसके अलावा तीर भालों और चाकू का भी यूज़ आगे चलकर धीरे धीरे होने लगा, जब लोह का प्रयोग तो नहीं था, लेकिन ये पत्थरों से ही इनका निर्माण करते थे। भारत में मध्य पाषाण संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं, यानी कि जो साइड से मेन जहाँ पर मध्य पाषाण संस्कृति के बारे में आपको एविडेंस मिलेंगे, तो गुजरात में आप ताप्ती नदी के आसपास के क्षेत्र, नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र, माही नदी के आसपास के क्षेत्र, साबरमती नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मध्य पाषाण युग की बस्तियाँ पाई गई हैं। राजस्थान में अगर आप बागौर चले जाओगे, जिसे बांगौर भी कहा जाता है, जो कि कोठारी नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से हमें प्रारंभिक पशुपालन और अग्नि यानी कि आग के प्रयोग के बारे में पता चला है। तो भारत में मध्य पाषाण काल की संस्कृति कहाँ मिलेगी आपको? गुजरात में तापी नदी, नर्मदा नदी, माही नदी और साबरमती नदी के आसपास। राजस्थान में बांगौर चले जाओ, या फिर आदमगढ़, लेखारिया, सराय नाहर चले जाओ, वहाँ पर भी आपको मध्यकाल की संस्कृति के बारे में पता चलेगा। इस काल में मानव जीवन घुमंतु से धीरे धीरे स्थायी की ओर जा रहा था। लोगों ने छोटे छोटे झोपड़ी वगैरह बनाने सीख लिए थे, आग की खोज हो चुकी थी, और इंसान अब शिकार वगैरह भी कर रहा था, जंगली अनाज भी इकट्ठा करना शुरू कर चुका था। तो ये काल सबसे महत्वपूर्ण काल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहीं से नवपाषाण काल की नींव पड़ती है। तो देखो, जो ये होंगे ना, क्या कहते हैं, टिप्पणी वाले क्वेश्चन, आप इन्हें करने से बचना, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा लिखना पड़ता है थोड़ा सा। आप ना क्योंकि आपके 2 भाग में क्वेश्चन पेपर होगा, एक भाग से 2 क्वेश्चन होंगे, एक भाग से 3 क्वेश्चन होंगे। तो आप मैक्सिमम ना जो 20 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उन्हें करने की कोशिश करना, लेकिन अगर आपको मजबूरी लगे तो फिर 10-10 नंबर के 2 टिप्पणी कर देना। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ही रोक रहे हैं। आगे जो है, जो क्वेश्चन नंबर 5th हम पढ़ेंगे, 6th, 7th और 8th क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर कहीं पर कोई भूल चूक हुई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं।